निशा एक अमीर घर की लड़की थी जो कि काफी गोरी और सुंदर भी थी। बस इसी बात का घमंड निशा के अंदर था। निशा गरीब और काले लोगों से बहुत नफरत किया करती थी और उनका बहुत मजाक बनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन निशा कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठकर पार्टी कर रही होती है। तभी वहाँ एक काली लड़की आती है जो निशा के बगल वाली सीट पर बैठती है। उस लड़की को देखकर निशा को बहुत गुस्सा आता है और वे पूरे कॉलेज के सामने उस बेचारी लड़की का मजाक बनाती है। तुमने अपनी शक्ल देखी है? अपना हुलिया देखा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगल में बैठने की? क्यों, इस सीट पर क्या तुम्हारा नाम लिखा है? इस लड़की की हिम्मत तो देखो। शायद ये लड़की जानती नहीं है कि किससे बात कर रही है। अपनी औकात देखकर मुझसे बात कर, और अगर ज्यादा बदतमीजी की तो मैं तुम्हें इस कॉलेज से धक्के मार कर निकलवा दूंगी। क्यों निकलवाओगी तुम मुझे इस कॉलेज से धक्के मार कर? ठीक है, मैं काली हूँ और गरीब हूँ, तो क्या हम काले लोगों को तुम अमीर लोगों के बगल में बैठने की इजाजत नहीं है? कहाँ लिखा है, किस कानून और किस किताब में लिखा है कि अमीरों के साथ गरीब नहीं बैठ सकता, गोरे के साथ काला नहीं बैठ सकता? मेरी डिक्शनरी में लिखा है और कुछ। इतना बोलकर निशा उस लड़की को एक तमाचा मारती है और उसके मुंह पर पानी का गिलास फेंक देती है और वहां से चली जाती है। एक गरीब लड़की की बेइज्जती करके निशा को बहुत अच्छा लगता है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन निशा के घर पर उसकी मौसी की लड़की आती है जिसका रंग भी काला था। वे हर बार की तरह अपनी मौसी की बेटी का मजाक बनाती है। तो तुम फिर यहाँ आ गई? मुझे समझ नहीं आता तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मेरे घर में काले लोगों के लिए जगह नहीं है। क्या अब मैं घर के बाहर एक बोर्ड लगा दूं? निशा, लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम कितनी घमंडी और बदतमीज हो। इंसान को अपने गोरे रंग पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सबका हिसाब करता है। और मेरी बदुआ लगेगी तुम्हें। जिस तरह तुम गरीब और काले लोगों का मजाक उड़ाती हो ना, देखना एक दिन तुम्हारी शादी एक गरीब घर में होगी जहाँ तुम्हारे गोरे रंग की कोई कीमत नहीं होगी। निशा को अपनी बहन की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। समय ऐसे ही बीतता है और समय का पहिया कुछ इस तरह चलता है कि निशा की बहन की बात सच हो जाती है और निशा को एक गरीब लड़के से प्यार हो जाता है। पर निशा इस बात से अनजान थी कि जिस लड़के से वे प्यार करती है वे लड़का गरीब घर से है। अब निशा बिना उसकी फैमिली बैकग्राउंड देखे अमित से शादी कर लेती है और शादी के बाद निशा को पता चलता है कि अमित एक गरीब परिवार से है। अमित, यह तुम्हारा घर है? ये कबाड़ खाना। तुम अपने परिवार के साथ इस घर में कैसे एडजस्ट करते हो? निशा, ये क्या तरीका है बात करने का? आज तुम्हारा मेरे घर में पहला दिन है और तुम अपने ससुराल में पहले ही दिन इस तरह से बदतमीजी कर रही हो। आखिर इतना घमंड अच्छा नहीं होता। घमंड तो होगा ही ना मेरे अंदर। आखिर मैं इतने अच्छे घर से जो हूँ और इतनी गोरी भी, पर तुम्हारे घर में तुम्हें छोड़कर सब काले हैं और तुम्हारा घर कितना छोटा है। अगर मुझे पता होता कि तुम गरीब हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। मैंने गलती करी, तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड चेक नहीं किया। अमित निशा को काफी समझाने की कोशिश करता है, पर निशा अपना रवैया नहीं बदलती। और कुछ देर बाद जब उसकी सास विमला निशा के पास आती है तो निशा अपनी सास से बड़े ही बेरुखी से बात करती है। ओह माय गॉड, गरीब लोग का पता नहीं क्यों मेरे सामने आ जाते हैं। बुढ़िया, वह तो मेरी किस्मत खराब है, मैं घर की बहू बन गई। बहू? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? अमित बेटा, बहू किस तरह से बातें कर रही है? तूने तो कहा था कि लड़की बहुत अच्छी है, बातों से तो लगता नहीं। गरीब की हिम्मत तो देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई। अमित, क्या तुमने अपनी माँ को नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? मुझे जानने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो। अब तुम एक बात अच्छे से जान लो, तुम इस घर की बहू हो और आज शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई है और उसके बाद आज ही तुम्हारी पहली रसोई भी होगी। तो सारी तैयारियां कर लो। मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती मत करवाना। अच्छे घर से हो, अच्छे तरीके से रहो।
विमला भले ही गरीब थी, पर उसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर थी। इसलिए वे अपनी नई नवेली बहू की बदतमीजी नहीं झेलती और उसे तमीज सिखाती है। पर निशा भी हार नहीं मानती और अपनी सास को परेशान करने के लिए जानबूझकर मुंह दिखाई की रस्म में छोटे कपड़े पहन लेती है और घर आए सभी मेहमान आपस में बातें करने लगते हैं। पहली बार निशा की वजह से विमला को सभी के सामने अपमानित होना पड़ा था, इसलिए विमला भी पीछे नहीं हटती और निशा को खींचकर कमरे में लाती है और उससे कहती है, माना कि हम गरीब हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। और अगर तुम्हें इतना ही घमंड है अपनी अमीरी का, तो मेरे बेटे को छोड़कर तुम जा सकती हो। वैसे भी तुम इस घर के लायक नहीं हो। जो लड़की अपने ससुराल में पहले दिन अपने ससुराल वालों की इज्जत मिट्टी में मिला दे, वह लड़की कभी भी अपने ससुराल वाले को मायका का दर्जा नहीं दे सकती। क्या कहा तूने? मैं अमित को छोड़ दूं? अरे जिस लड़के के लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? अमित मेरा पति है, अब वह मेरे साथ मेरे मायके में रहेगा और मेरी माँ के साथ काम करेगा। अमित तेरा पति होने से पहले मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वह पहले अपने बेटे का फर्ज निभाएगा। बहुत हो गया अमित, बहुत सह ली मैंने तुम्हारी माँ की बातें। आज मेरा ससुराल में पहला दिन है और मेरी सास मुझ पर आज से ही रौब झाड़ रही है। कल को पता नहीं ये मेरा क्या हाल करेगी। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लगा तुम्हें सिर्फ अपनी सुंदरता और गोरे रंग पर घमंड है, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपनी अमीरी पर भी घमंड है। जो लड़की अपने पति की इज्जत नहीं कर सकती, अपनी सास की इज्जत नहीं कर सकती और अपने ससुराल में पहले ही दिन अपने सास ससुर की नाक कटवा दे, वो मेरा क्या हाल करेगी। मैं तुम्हारे साथ घर जमाई बनकर चला भी जाऊं, पर क्या गारंटी है कि तुम मुझे इज्जत दोगी? क्योंकि तुम जिस गरीब औरत का मजाक उड़ा रही हो, मैं उस गरीब औरत का बेटा हूँ। मुझे माफ करना निशा, पर मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अब मर्जी तुम्हारी है, तो मुझसे रिश्ता रखो या तोड़ो। अमित निशा के साथ जाने से मना कर देता है, जिसके बाद निशा भी गुस्से में अमित को छोड़कर चली जाती है। पर जब निशा अपने मायके जाती है तो उसकी माँ भी उसे अपनाने से मना कर देती है और उसे उसके ससुराल जाने को कहती है। शादी के बाद बेटी का असली घर उसका ससुराल होता है। अब तेरा ससुराल अमीर हो या गरीब, तुझे अपने ससुराल में ही रहना होगा। मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब ये दरवाजे तभी खुलेंगे जब तू इज्जत के साथ दामाद जी के साथ मेहमान बनकर मेरे घर आएगी। अब निशा के पास ना तो ससुराल का घर था और ना ही मायके का, जिस वजह से निशा की आंखें खुल जाती है और वह अपने ससुराल वापस जाती है और अपनी सास से अपनी गलतियों की माफी मांगती है। विमला भी अपनी बहू को माफ कर देती है, जिसके बाद फिर कभी निशा अपने गोरे रंग का और अपने अमीर होने का घमंड नहीं दिखाती और अपने गरीब ससुराल में घुल मिल कर रहती है। मोहन से बहुत प्यार करती थी। दोनों एक ही साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे, तभी उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है। प्रिया एक अमीर परिवार से थी, जिस कारण उसकी फैमिली मोहन से प्रिया की शादी करवाने से मना कर देती है। ये सारे सिचुएशन देखते हुए प्रिया मोहन से बोलती है, मोहन, मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली कभी तुमसे मेरी शादी होने देगी और मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकती। तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम्हारे पास तुम्हारी जॉब है या नहीं, तुम्हारी फैमिली गांव में रहती है या कहाँ रहती है, मुझे बस तुमसे फर्क पड़ता है। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। यार ऐसी बातें मत करो। मैं क्या करूं, मैं गरीब हूं तो। हर किसी को अमीर दामाद चाहिए, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब वाला दामाद चाहिए। अरे लोग ये क्यों नहीं देखते कि उनकी बेटी की खुशी कहाँ है? लोगों को पैसा ही अगर देखना है तो पैसे से शादी कर दो ना अपनी बेटी की। पैसे तो साथ मिलकर कमाए जा सकते हैं ना, लेकिन प्यार ऐसी कमाई है जो हर किसी के साथ नहीं कमाया जा सकता। मेरी बात मानो तो शादी कर लेते हैं हम दोनों। उसके बाद में हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे घर चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे रहना भी तो अपने ही ससुराल में है ना। इस तरह से कुछ दिनों बाद प्रिया मोहन दोनों मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। शादी करके मोहन प्रिया को अपने घर ले आता है। मोहन का परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन फिर भी प्रिया मोहन से प्यार करती थी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन प्रिया की सास विमला
प्रिया से बोलती है। अरे प्रिया बहू, शाम को रिश्तेदार आने वाले हैं। आज तेरी पहली रसोई है। लोगों को दिखा दे कि शहर की होने के बाद भी तू कितनी गुनी है। कोई ये ना कहे कि मेरी बहू शहर से है तो बिगड़ी होगी। मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मेरे बेटे की पसंद कितनी अच्छी है। मेरी बहू हर काम में निपुण है। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आपको जो बनवाना है आप मुझे बता दो, मैं सब कुछ बनवा कर रेडी कर दूंगी इस समय से। बस बहू, मुझे ना तुझसे यही उम्मीद है। ठीक है भाई जी, अब आप चाहिए, बाकी काका मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ कर लूंगी। प्रिया शाम को सभी रिश्तेदारों के लिए खाना बनाती है। सभी रिश्तेदार प्रिया के हाथ का खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और उसे हंसी खुशी शगुन भी देते हैं और अपना बहुत सारा आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब मोहन की नौकरी भी लग जाती है। घर की आर्थिक हालत पहले से बहुत अच्छी हो जाती है। प्रिया के आने के बाद सब कुछ अच्छा हो गया था। इसी वजह से प्रिया की सास प्रिया की नजर उतारते हुए उसे बोलती है। बहू, तू ना मेरे घर की लक्ष्मी है। जब से तेरे पैर मेरे घर में पड़े हैं ना, तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे घर की आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन अच्छी हो गई है और हाँ, मेरे बेटे की नौकरी भी लग गई है। और सच बताऊं बहू, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तेरे जैसी बहू मिली है। तू बहू नहीं बल्कि लक्ष्मी है। आज मैं अपनी लक्ष्मी की नजर उतारूंगी। माँ जी, आप बिना ये सब क्या है, और इस घर की लक्ष्मी तो आप हैं, जो आपने सबको एक साथ अच्छे से संभाल के रखा है और अपने साथ सब लेकर चल रही हैं। लेकिन बेटा, जो सच्चाई है ना वो बदल नहीं सकती। सच में तू बहुत अच्छी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जीवन में जब भी उतार चढ़ाव आएंगे ना, तब तू हमारा हमेशा साथ देगी। हाँ माँ जी। देखते ही देखते कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक से मोहन की जॉब चली जाती है। बेचारा मोहन मुंह बनाकर घर आता है। घर आने के बाद पूरे परिवार को पता चलता है कि मोहन की जॉब चली गई है। तभी प्रिया उसे समझाते हुए उससे बोलती है। अरे मोहन, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? पूरा परिवार तुम्हारे साथ है, और जिसके साथ परिवार होता है ना, उसे किसी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि परिवार एक साथ मिलकर हर बुरी सिचुएशन को झेल लेता है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। बहू बिल्कुल ठीक बोल रही है बेटा। नौकरी गई तो क्या हुआ, दूसरी देख लेना। क्या पता कहीं और बात बन जाए। बेचारा मोहन यहाँ वहाँ नौकरी तलाश में भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे घर की हालत खराब होने लगती है। ऐसे ही एक दिन प्रिया देखती है कि किचन में कुछ बैंगन खराब हो गए हैं। अब वो बैंगन बनाने लायक नहीं थे, इसलिए प्रिया बैंगन को अपने ही घर के खेत में जाकर फेंक देती है। कुछ ही दिनों बाद जब वो बैंगन उगने लगते हैं, प्रिया उन बैंगन को उखाड़ कर घर ले आती है और अपनी सास को दिखाते हुए उनसे बोलती है। माँ जी, ये देखिए बैंगन। मैं सोच रही थी हम सब्जी बेचने का काम शुरू करें। सब्जी हर किसी की जरूरत है। आए दिन हर कोई सब्जी तो खरीदता ही है। मैं सोच रही थी हम सबसे पहले बैंगन की खेती करें और बैंगन के बाद और भी सब्जियों को उगाने का सोचेंगे। धीरे धीरे इसे अपना बिजनेस बना लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया बहू, लेकिन हम गांव के होने के बाद भी ना हमें खेती करना नहीं आता। और बैंगन कैसे आ गए खेत में, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। उसकी चिंता मत करो माँ जी। कहते हैं ना, आजकल सब कुछ पॉसिबल है। इंसान बस करने की चाह रखता हो, और अगर चाहे तो सब कुछ होगा। ठीक उसी तरह से जैसे मैंने मोहन से शादी करने की चाह रखी थी। मैं उससे बहुत प्यार करती थी और आखिर हमारी शादी हुई। ठीक उसी तरह से अब खेती करने का काम शुरू करूंगी, और आप और मोहन दोनों बाजार में सब्जियां बेचना। इससे हम अच्छे से अपने घर को चला पाएंगे। कितना सोचती है बहू तू हमारे बारे में। सच में बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब देखकर कि मेरी बहू इतना सोचती है। बहू नहीं बल्कि बेटी मिली है मुझे तो, जो हमारे हर अच्छे बुरे परिस्थिति में हमारा साथ देती है। वरना आजकल के समय में बहुएं ऐसी कहाँ मिलती हैं। माँ जी, इन सब बातों का समय नहीं है। बस थोड़े से पैसे लेकर मैं मार्केट से कुछ बीज ले आती हूँ। उन बीजों से बैंगन और भी अलग अलग तरह की सब्जियां उगाना शुरू करती हूँ। उसके बाद हम इस काम को लेकर आगे जाएंगे। प्रिया मार्केट जाती है। वहाँ से वो अलग अलग सब्जियों के बीज लेकर आती है। वो सबसे पहले बैंगन की खेती करती है। बैंगन की खेती करने से प्रिया को आइडिया लग जाता है कि कैसे खेती करते हैं। धीरे धीरे खेती करने में भी वो परफेक्ट हो जाती है। देखते ही देखते कुछ महीने गुजर जाते हैं। अब उसकी खेती रंग लाती है। उसके खेत में बहुत सारे सुंदर सुंदर बैंगन हो जाते हैं। उन बैंगन को निकाल कर धोकर साफ करके वो एक टोकरी में तैयार करके रखती है।
जिसके बाद मोहन और उसकी माँ मिलकर बाजार में बैंगन बेचना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। तभी उसकी सास प्रिया से बोलती है, बहू तेरा आइडिया तो काम कर गया, सच में तू बिल्कुल सही कह रही थी। और हाँ, अब और सब्जियां उगाना शुरू कर दे, ये काम बिल्कुल सही है। अब बस माँ जी आप टेंशन मत लो, सब कुछ होगा एक दिन हमारे पास। इस तरह से प्रिया और भी अलग अलग तरह की सब्जियों की खेती करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उनकी खेती भी बहुत अच्छे से होने लगती है। प्रिया पूरी जी जान और मेहनत से उन सब्जियों को धोकर टोकरी में तैयार करके रख दिया करती। दोनों माँ बेटा मिलकर उन सब्जियों को ले जाकर बाजार में बेचा करते और इस तरह से वो तीनों मिलकर अपने हर अच्छे बुरे परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा देवी के 4 बेटे थे। चारों बेटों की शादी सुमित्रा ने एक ही साथ एक ही मंडप में कर दी थी। सुमित्रा की चारों बहुएं नैना, प्रीति, सोना, आरती दरवाजे पर खड़े थे। सुमित्रा अपनी बहुओं का स्वागत करती है और उन सभी को अंदर लेकर आती है। सुमित्रा का घर काफी छोटा था। एक ही हॉल में सब कुछ था, एक छोटा सा बाथरूम और किचन। उसी हॉल में खाना पीना, सोना, उठना बैठना सब होता था। ये सब देखकर नैना और प्रीति मन ही मन कहती हैं, हे भगवान, ये कौन सी झोपड़ी में आ गई मैं। आजकल के समय में कौन रहता है ऐसे। अरे अब तो छोटे छोटे बच्चे का एक अलग अलग कमरा होता है और यहाँ तो एक ही हॉल में मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। ऐसा लगता है मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। मैंने सोचा था कि अपनी सुहागरात पर अपने पति के साथ खूब सारी फोटो क्लिक करूंगी, खूब सारी बातें करूंगी, और यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हे भगवान, ऐसा क्या हो गया। तभी सुमित्रा अपनी बहुओं से कहती है, बहू, मैं जानती हूँ कि मेरा घर काफी छोटा है, बाकी तुम लोग चिंता मत करो। तुम चारों का अलग अलग बेड है और इसी हॉल में मैंने पर्दे की आड़ में तुम सबका बेड लगा दिया है, जिसमें तुम अपने पति के साथ आराम से अपना प्यार भरा पल गुजार सकती हो। चारों बहू अभी नई नहीं थी, जिस कारण वो अपनी सास को कुछ कह भी नहीं सकती थी। ऐसे ही रात को सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। तभी नैना का पति विकास उसके करीब आने की कोशिश करता है। तभी नैना गुस्से में विकास से बोलती है, सुहागरात की तो बैंड बजाती है तुम्हारी माँ और तुमने। मेरे को छूने की कोशिश मत करना। ऐसे फटीचर घर में तो मैं अपना क्या एक नाखून भी टच करने नहीं दूंगी। अरे थोड़ा धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो सबको पता चल जाएगा कि तुम जुबान से भी तेज हो और हर चीज में तेज हो। देखो, जिसे जो पता लगाना है लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लोगों की नजरों में मैं बेशरम हूँ तो यही सही, लेकिन सबसे ज्यादा बेशरम तो तुम और तुम्हारी माँ है। इतनी भी शर्म नहीं है कि क्या जब बच्चों को शादी की जाती है तो उन्हें प्राइवेसी के नाम पर भी एक अलग कमरा भी दिया जाता है। अच्छा किस तो करने दो कम से कम। किस करना तो बहुत दूर की बात है। किस करने के लिए ना कमरे का किस्सा भी अलग कर लो, उसके बाद कुछ सोचना। इस तरह से चारों बहुएं अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके सो जाती हैं और बेचारी चारों लड़कियों का सुहागरात का ख्वाब टूट जाता है। ऐसे में अगली सुबह आरती और सोना दोनों उठकर घर का सारा काम करती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नैना और प्रीति दोनों गुस्से में अपने ही बेड पर बैठी हुई थी। तभी उनकी सास आती है और उनसे बोलती है, हे बाबू, ये क्या तरीका है ससुराल में रहने का। हर एक संस्कारी बहू सुबह सुबह उठ कर ना अपने पूरे ससुराल में झाड़ू लगाती है, सास को चाय बना कर देती है, पूजा पाठ करती है, और तुम दोनों मुंह लटका कर बैठी हुई हो। अगर संस्कारी बहू चाहिए होती ना तो संस्कार ना आपके अंदर भी होने चाहिए। माँ जी, ये कोई तरीका नहीं है क्या। अरे कोई प्राइवेसी नाम की कोई चीज भी नहीं है यहाँ। शादी के बाद अपनी बहू बेटी की पूरी फिल्म देखना चाहती हो क्या आप। हे भगवान, कितनी बेशर्म है तू। बात करने का तरीका नहीं है। क्या तुझे ये मत भूल कि तेरी मैं सास हूँ और अपनी सास से तू ऐसी बात करेगी। तो माँ जी, इसमें बुरा क्या है। अगर सास बेशरम बनने को तैयार है तो हम भी तो बहू हैं। अगर सास को हमारी पिक्चर देखने में कोई दिक्कत नहीं है तो हमें दिखाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर इतनी सेंस है जो कि हमें प्राइवेसी चाहिए। शादी से पहले हमारा एक अलग अलग कमरा था। हमें नहीं पता था कि शादी के बाद हमें ये सब देखने को मिलेगा। आपके बेटे ने हमसे झूठ बोला, हमें धोखे में रखा इन्होंने। तभी वहाँ सोना और आरती आती हैं। सोना और आरती दोनों अपनी सास के पैर छूते हैं। पैर छूने के बाद उसे चाय देती हैं। तभी सास नैना और प्रीति से कहती है, हे देखो, इस घर में ना तुम्हारे अलावा ये दोनों और भी हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।
लेकिन तुम्हें बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। सच में किस्मत में दो बेशरम बहू लिखी थी, इसलिए तुम दोनों ऐसी निकल गई हो। अब इसका मतलब ये तो नहीं माँ जी कि अगर इनको दिक्कत परेशानी नहीं तो हमें भी नहीं होगी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन सास अपनी सहेली से फोन पर बातें कर रही थी। तभी सास अपनी सहेली से चुगली करते हुए बोलती है, और बता, तेरी बहू ने तो तुझे दादी भी बना दिया है। पता नहीं हमारे नसीब में ये कब लिखा है। तेरे घर में भी तो बहू आई है, कम से कम 7-8 महीने हो चुके हैं और इतने समय में लोग खुशखबरी तो दे ही देते हैं। तेरी तो 4 बहू हैं, किसी ने भी नहीं दी क्या खुशखबरी? नहीं यार, तुझे तो पता है ना, आजकल की जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं जल्दी बच्चा पैदा करना ही नहीं जानती। खैर, हमें क्या करना है। तभी वहाँ नैना आ जाती है और नैना वो फोन छीनकर अपनी सास की सहेली से बोलती है, हाँ आंटी जी, बच्चा तो पैदा तब होगा ना जब हमारी सास हमें मौका देगी। एक ही हॉल में खुद भी सोती है और हमें भी सुलाती है। ऐसे में तो संभव नहीं है ना कि हम इन्हें दादी बना पाए या फिर हम कभी माँ बन पाएंगे। अपनी कमी कोई नहीं बताता, लोगों को ढिंडोरा पीटने चली जाती है कि हमारी बहू ऐसी, हमारी बहू ऐसी है। क्या साथ देंगी? हाय राम जी, कैसी है तू? कम से कम बहू के लिए अलग अलग कमरा तो बनवा देती। अब इतनी भी कंजूसी किस काम की? आजकल तो गरीब से गरीब लोगों के घर में बहू बेटे का कमरा अलग होता है और एक तू है। नैना की इस हरकत पर सास को बहुत गुस्सा आता है और वो नैना को फटकार लगाते हुए कहती है, संस्कार दिए हैं क्या तुझे तेरे बाप और माँ ने? तमीज नहीं है क्या? क्या तेरी हिम्मत कैसे हुई फोन को छेड़ने की? और बेशर्मी की हद होती है। इतनी तड़प है क्या तुझे अपने हस्बैंड के साथ सोने की, जो पूरे घर में ढिंडोरा पीटती रहती है कि तुझे एक प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। इसमें गलत क्या है माँ जी? आपने बिना प्राइवेसी के 4 बेटे पैदा किए हैं क्या? सास को नैना की इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो खींचकर उसे थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ पर आरती और सोना आती है और वो दोनों अपनी सास से बोलती हैं, माँ जी देखिए ना, बिल्कुल सही कह रही हैं। आप खुद सोचो, जो हमारे साथ हो रहा है वही आपकी बेटी के साथ होता तो आपको कैसा लगता? हर लड़की का सपना होता है कि शादी के बाद उसे अपने पति के साथ प्यार भरे पल गुजारने होते हैं। बहुत सारे अरमान सजाकर वे अपनी ससुराल आती है। ऐसे में हमें बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। फर्क इतना है कि नैना उन चीजों को बोल देती है और हम बोल नहीं पाते, लेकिन तकलीफ हमें भी होती है। आरती की बात सुनकर सास समझ जाती है कि कहीं ना कहीं उसकी बहुत बड़ी गलती है। ऐसे ही एहसास अपने 4 बेटों को कहकर वो एक नया घर देखना शुरू कर देती है और कुछ ही महीनों बाद वो लोग एक नया घर ले लेते हैं जहाँ सबके अलग अलग कमरे होते हैं। जिसके बाद उसने घर में उन 4 की अलग अलग कमरों में सुहागरात होती है।